नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर के बैच में आज वो 15 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट की प्रैक्टिस के लिए हम आए हैं, जो अग्निवीर और की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो पीछे का पैटर्न है अब तक के आर्मी का और जीडी का रहा है, उस बेसिस पे हम 15 क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ध्यान दीजिएगा कि स्टार्ट करते हैं कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक कि तुम प्रयास करना नहीं छोड़ देते। जिस दिन आप एफर्ट करना छोड़ देंगे, प्रयास करना छोड़ देंगे, उसी दिन आप हार जाएंगे। जैसे बहुत सारा समय चल रहा है कि जीडी का कट ऑफ आ गया, किसी का अच्छा पेपर हुआ, किसी का खराब पेपर हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे भी एग्जाम्स हैं, अब उसके लिए लगने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 150 को 2 संबंधी 3 संबंधी 5 में व्यक्त करने पर सबसे बड़ा भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सिंपल सा कि 150 को बांट रहे हैं 2, 3, 5, 5, 10 भाग में। तो 10 भाग बराबर 10 भाग बराबर 10 भाग बराबर 150, एक भाग बराबर 15, और क्या है सबसे बड़ा भाग 5 भाग बराबर हो गया 75। बात समझ आ रही डी ऑप्शन से? कैसे? फिर से देख लो, 150 को 2 भाग, 3 भाग और 5 भाग, 2, 3, 5, 5, 10 भाग। 10 भाग बराबर 150, तो एक भाग बराबर 15, तो सबसे बड़ा भाग 5 बराबर 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 3 कह रहे हैं 3 इंटू 7 नहीं, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें ये टर्म्स नहीं है, ये 3 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 की पावर 7, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। अब आप देखो कि हमको पता है, क्या पता है, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है, यही होता है ना। तो आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 5 की पावर आ जाएगा 7 चौक 28, और भागे है 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 ना। m इंटू एन, m प्लस एन होता है, सॉरी, ये m प्लस एन होगा। ठीक है, तो m प्लस एन का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। गुणा में घात जुट जाते हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 5 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8। ये पावर नीचे से ऊपर जाता है तो घट जाता है, तो 5 की पावर 11 माइनस 8 यानी 5 पावर 3 हो जाएगा, और 5 पावर 3 होता है 125। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 125। सी ऑप्शन में आंसर आपको 125 होना चाहिए, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 200 आदमी के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के बाद 8 आर्मी वाले और आ जाते हैं, तथा प्रत्येक आर्मी के लिए प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तब कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन में भी एक छोटा सा करेक्शन है आपके लिए। ये जो 8 आर्मी है वो 80 है, इसको आप 80 कर लीजिए। ठीक है, ये जो 8 आर्मी है इसको आप 80 कर लीजिए। ठीक, 80 आर्मी वाले आ जाते हैं। तो ठीक है, ये तो सवाल सीधा सीधा शायद देख लो बच्चा कैसे लगेगा। 200 लोग, ठीक है, 24 सप्ताह तक यानी 24 गुणित 7 दिन तक, ठीक है, 24 गुणित 7 दिन तक कितना खाना खा सकते थे, 900 ग्राम पर डे। कह रहा है एक सप्ताह बाद, यानी एक सप्ताह तक ये कंजम्पशन चला है। कौन सा कंजम्पशन, 200 गुणित एक सप्ताह का मतलब 1 गुणित 7 और कितना ग्राम, 900 ग्राम।
एक सप्ताह के बाद कहानी बदल जाती है और 200 के साथ 80 लोग और आ जाते हैं, तो टोटल 280 लोग कितने दिन खाएंगे डी, और इंटू 750। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखो ये जब टर्म इधर जाएगा तो घटेगा यहां से, तो आपको बचेगा 200 गुणित 7 गुणित 900 गुणित 900 अगुणित 23, और इस टर्म से आपको भाग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 280 गुणित डी गुणित 750। भाग भी देंगे तो आप देखो मिलेगा 200 गुणित 7 गुणित 900 गुणित 23 बटा 280 गुणित 750, और ये बराबर है डी। देखिएगा 25 8 200, 25 यहाँ 75, और 30 से 9 काट दोगे ना, इसको 30 बार कट जाएगा, इसका एक जीरो इसके एक जीरो से कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 और 23 का गुणनफल हो जाएगा 130 138 दिन तक भोजन सामग्री चलेगी। कर लेंगे ना, सिंपल सा सवाल है, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो 200 लोग 24 सप्ताह 24 गुणित 7 दिन गुणित 90 900 ग्राम खाते हैं, बराबर 200 लोग एक हफ्ते यानी 1 गुणित 7 गुणित 90 गुणित 900 प्लस अब 280 लोग कितने दिन तक 750 खा पाएंगे। ये सीधा 138 दिन आपका आंसर आ गया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 है, किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 है, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 घट गया, 50 घट गया, इसको आप लिख लीजिएगा 50 घट गया। घट गया शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताइए। देखिए इस सवाल को लगाने का एक बहुत शानदार सा एवरेज में ट्रिक है। कह रहे हैं हम मान लेते हैं जब x टीचर थे तो औसत कितना था 1500, x प्लस 2 टीचर हो गए, x प्लस 2 टीचर हो गए तो औसत कितना हो गया बच्चा 1450। ठीक है, यहां औसत में कितनी वृद्धि है, संख्या में कितनी वृद्धि है +2, और औसत में कितनी कमी है -50। ध्यान देना, इस x को इस -50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को इस 2450 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो वही 2000 रुपए जो वृद्धि हुई है उसके बराबर होगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है एवरेज का, एक यूनिवर्सल ट्रिक है। ध्यान से समझना कि यहां कितना हो गया -50x प्लस 2 का 1450 में गुणा हुआ तो 2900 बराबर 2000। ये 2000 क्या है, वृद्धि हुई थी योग में, तो -50x बराबर हो गया -50x बराबर -900, या x बराबर हो गया 18। वर्तमान में शिक्षकों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे कि वर्तमान में शिक्षक बताइए, तो x बराबर अगर 18 आ गया तो 2 शिक्षक और बढ़ जाएंगे, तो कितने शिक्षक हो जाएंगे 20। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, आप प्रैक्टिस ठीक से कर पा रहे हैं हमारे साथ, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर अग्निवीर एग्जाम आपको अपीयर होना है, और मैं मानता हूं कि कम से कम 2 महीने बाद एग्जाम आपका होगा, तो भी अगर हम लोगों ने 15-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते गए डेली, तो करीब करीब 900 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे एग्जाम के पहले तक, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज और एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो इसलिए प्रयास करिए कि पहले दिन से, अगर आज आप जुड़े हैं तो पहले दिन का वीडियो से, अग्निवीर के पहले दिन का, क्योंकि जीएस भी पढ़ रहा है, साइंस भी पढ़ रहा है और मैथ भी पढ़ रहा है, ये 3 ही आने हैं आपको अग्निवीर में, जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और सवाल को एग्जाम में कर लेंगे। देखिएगा, आपको एक सवाल है, ये बहुत अच्छा सा सवाल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है कि इस सवाल में थोड़ा सा कुछ है मिस्टेक, मैं इसको सही से आपको लिख दे रहा हूं कि 1/5 संबंधे 1/x, ठीक है, बराबर है 1/x संबंधे 1/1.25।
इसी सवाल को करना है दोस्त। ऊपर का ये जो सवाल है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा आ गया है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। ये 1.25 है, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें क्या होता है, बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर, यानी 1/x² बराबर होगा 1/1.25 इंटू 1/5, 125। 1/x² कितना हो जाएगा दोस्त, 1/x² हो जाएगा 125 25 625 6.25, और 6.25 का मतलब हो गया, आप अगर x की बात करेंगे कि 1/x क्या आ जाएगा, तो 1/x मिल जाएगा आपको इज इक्वल टू 1/2.5, क्योंकि 625 25 का वर्ग होता है, तो 6.25 का स्क्वायर रूट 2.5 हो जाएगा, या आप बात करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है 2.5। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, तकलीफ नहीं है ना, आराम से एकदम, इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये अग्निवीर का बैच है। एक नया लड़का जो 17.5 साल का है, पहली बार कंपटीशन के एग्जाम में अपीयर हो रहा है, वो भी मुझे देख रहा है, तो उसके हिसाब से भी मुझे चलना है, ठीक है। अगला ध्यान देना, किसी वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात क्या होता है, तो सीधा सीधा है कि व्यास और परिधि का अनुपात क्या होता है भाई, 7/22 का अनुपात होता है, ठीक है। वृत्त के परिधि और व्यास में 7/22 का अनुपात होता है। ये कहां से आता है आपको बता दूं मैं आज, थोड़ा सा जान लीजिए। आप बचपन से पढ़ते आए हैं पाई बराबर 22/7। परिधि जब निकालते हैं आप, तो परिधि क्या निकालते हैं, परिधि बराबर 2πr, ठीक है, यानी पाई इंटू 2r, और पाई अगर हम r1 रख दें तो 22/7, और अगर ना, तो ये 22/7 जो है यही वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी 7/22, यानी 7 अगर व्यास है तो परिधि 22 ही आनी है। देख लो, 7 अगर व्यास है तो परिधि 22 आनी है, ठीक। तो ये दूसरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, दो संख्याओं के लसाअ और मसक क्रम से 48 और 8 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है। अपने को पता है क्या, बचपन से पढ़ते आए हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कोई तकलीफ है तो आपको एलसीएम कितना है 48, एचसीएफ कितना है 8, फर्स्ट नंबर 24 है तो सेकंड नंबर पूछ रहा है। 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, सेकंड नंबर 16। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ब्याज की दर क्या होगी कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाए। ध्यान दो जरा सा हमको कि अगर 100 रुपया आपका है, 100 रुपया अगर आपका है तो 100 रुपया कितना ब्याज दे रहा है, 20 साल में कितना हो गया 3 गुना, 3 गुना का यानी 300, और 300 में कितना हो गया भैया 100, तो मूलधन हो गया 200 ब्याज, ठीक है। किस दर से, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 साल में अगर 200 ब्याज मिला तो 1 साल में 100 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा, बस यही बता दो। यही लिखो कि 20 साल में कितना ब्याज पाए 200, तो 1 साल में कितना ब्याज पाओगे, 1 साल में 20 से भाग दे दोगे तो 10 पाओगे। और दर क्या होता है, दर आर, प्रत्येक 100 रुपए पर 1 साल में जो अतिरिक्त ब्याज प्राप्त है या दे है वही ब्याज की दर है। तो ये क्या हो गया 10% इसका ब्याज दर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे ना। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 2 वर्गों के क्षेत्र में एक संबंध 9 का अनुपात है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। सीधा सीधा समझो भाई, वर्ग क्या होता है, वर्ग भुजा का, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, और परिमाप क्या होता है भुजा का गुणा 4। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर न्यूट्रल हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप इसका सिर्फ √1 संबंध √9, यानी 1:3 या 3:1 जो भी है। आपको ऑप्शन दिया है 9119 911931, तो आपको क्या होगा आंसर 1:3 होगा। एक ऑप्शन यहाँ मिसिंग है, राइट ना, एक ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, वो 1:3 का होगा। ये ऑप्शन बना लो इसको 1:3, तो ये ऑप्शन सही है। कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में चलता है, और परिमाप किस में चलता है, लीनियर फॉर्म में चलता है।
तबीयत नहीं ठीक, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल है, कह रहे कि एक आंगन 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा है, इसमें 25 सेमी लंबी और 16 सेमी चौड़ी चौड़ी छतरी बिछानी है, तो आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटें बिछानी है सर, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा जरा सा, इसको ईंटें बना लीजिएगा। अब आप देखो क्या करना है, ठीक है, ईंट बिछानी। कह रहे हैं कि एक आंगन 22 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा है, इसमें 25 सेमी लंबी और 16 सेमी चौड़ी ईंट बिछानी है, तो आवश्यक ईंटों की संख्या। क्या करना है भाई, ईंट तो फर्श पे बिछाना है, क्षेत्रफल पे बिछाना है, तो आंगन का क्षेत्रफल कितना है? आंगन का क्षेत्रफल है आपका लंबाई गुणी चौड़ाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो 22 मीटर 2200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 मीटर 1400 सेंटीमीटर, और एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दो तो एक ईंट का क्षेत्रफल 25 गुणे 16। 25 गुणित 16 कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणित 16 का मतलब हो जाएगा 400। 400 हो जाएगा ना, 25 गुणित 16 जब 400 हो जाएगा, इसको अगर मैं बराबर कर लूं तो 2200 गुणित 1400 बटा 400, 0000 से काट लो, 4 से काटोगे तो कुछ भी कट जाएगा, 4 से 22, 4 को 14, 4 से इसको काटो 2, ये 11 बार कटेगा और ये 700 बार कटेगा, और 11 सते 7700, 7700 ईंटों की आवश्यकता। पूरे फर्श के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दिया तो ईंटों की संख्या आ गई। बात समझ पा रहे हो? अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रहे हैं आपको? समय बराबर दूरी बटा 4। ध्यान दीजिएगा, आप देखो दूरी बराबर चाल गुणित समय, 100 मीटर प्लस मान लो ट्रेन की लंबाई है, इतनी दूरी बराबर चाल गुणित चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय। चाल कितनी है भाई? 42 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5 बटा 18, और गुणित समय कितना? 18 से। बस सिंपल सवाल। तो 18 से खत्म हो जाएगा, 42 25 कितना हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 चौके 20, 1 21 210 और माइनस 100, तो कितना आ जाएगा? ट्रेन की लंबाई 110। ट्रेन की लंबाई सिंपल आ गई 110। एल प्लस 100 क्यों लिया? 100 प्लस एल, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। कर लोगे ना? दूरी बराबर चाल गुणित समय, 100 मीटर पुल की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, 100 मीटर पुल की लंबाई है, मान लिया एल रेलगाड़ी की लंबाई है, तो 100 प्लस एल इज इक्वल टू 42 इंटू 42 किमी प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलेंगे 5 बटा 18 और गुणित 18 कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? सिंपल, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मान लो कोई राशि पी है, सपोज करो, सवाल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं कि पहले साल 48 रुपए ब्याज मिला है इनको, पहले साल इनको कितना ब्याज मिला है? 48 रुपए। देखो अब भैया एक बात बताओ हमको, अगर आपको ब्याज 48, मान लो कोई मूलधन पी होगा ना, कोई मूलधन पी होगा, उस पर 8% की दर से आपको पहले साल ब्याज मिल गया 48, दूसरे साल जाएंगे तो पी प्लस 48 पर ब्याज लेंगे, तो दूसरे वर्ष का ब्याज। अच्छा, दूसरे वर्ष का ब्याज याद करना है तो 48 में ही 8 का कर लो, 48, चलो अच्छा ठीक है, पी पर कितना ब्याज मिला? 48, इस पी पे भी 48 ब्याज मिल जाएगा, और इस 48 का 8% ब्याज आपको और चाहिए, तो 48 का 8%, 48 गुणित 8 बटा 100, 48 बट्टा 8 बटे 64 की 4 हासिल, 8 बटे 64 की 4 हासिल 6, और 8 चौका 32 6 38, 3.84, 3.84। दूसरे साल का यही ब्याज है 48 51.84, यही ब्याज 51.84 दूसरे साल का ब्याज है। ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का है।
बात समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि पहले साल जो ब्याज मिला वो मूलधन के साथ जोड़ के निकालो। फिर से समझ लो, ये पी ने पहले साल ब्याज दिया है फर्स्ट ईयर में, एक साल में 48 रुपए, फिर पी प्लस 48 हो जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में, तो पी पे तो 48 रुपए ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इस 48 पर भी ब्याज मिलेगा, और ये 48 का ब्याज कितना 3.84, यानी दूसरे साल का कुल ब्याज 51.84 हो गया। अगला सवाल ध्यान देना, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है, यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा? सिंपल, इस साधारण ब्याज का सवाल कह रहे हैं कि 800 रुपए का 3 साल का मिश्रधन 920 है, यानी 800 रुपया 3 साल में 920 हुए, यानी 120 रुपया ब्याज मिला 3 साल। 3 साल का ब्याज क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। तो मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस 800 रुपए का आप 3% की दर से 3 साल का ब्याज ही निकाल लीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, 100 से खत्म, 9 8 72 रुपए। और कितना? तो मिश्रधन क्या होगा? 920 रुपए तो आपको मिला ही था, 72 और जोड़ लीजिए, 2 7 2 9 992। पहला ऑप्शन सही होगा, 992 मिलेगा। इसमें थोड़ा सा ये लास्ट वाले जो डिजिट आ गए हैं ये गड़बड़ है, ठीक है, ठीक कर लेंगे, तो ये 992 आपके का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, अगला कह रहा है कि 10% की हानि पर एक कुर्सी 1802 रुपए में बेची गई, 10% लाभ और वह कितने में बिकेगी? तो आसान सा सवाल है, 1800। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें कह रहे हैं कि 180 में बेची गई, ये 2 नहीं है। 10% हानि पर 180 में बेची गई, तो 10% का हानि का मतलब मिला कितना? 90%। मैंने हमेशा बताया ना, प्रॉफिट 100 प्लस और लॉस 100 माइनस। अगर 100% में से 10% का नुकसान हो गया तो 90% आपको मिला, और वो 90% बराबर 180 है। आपको 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ का मतलब 110% चाहिए। 180 बटा 90 गुणित 110, 9 दूनी 18, 220 रुपए में वो कुर्सी बेचनी पड़ेगी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि x संबंधे y 4 संबंधे 5 है, तो 3x प्लस 2y संबंधे 3x माइनस y का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसको उठा कर रख लो। क्या? x को क्या रख लो? 4, और y को क्या रख लो? 5, बस कुछ नहीं। तो 3x का मतलब 4 और प्लस 2y का मतलब 5 संबंधे 3 गुणित 4 माइनस 5, तो 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22 संबंधे 4 तिहाई 12 और 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7 5 12, 22 संबंधे 7। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 संबंधे 7। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना, ठीक है। अग्निवीर के बैच में आज इतना ही, कल फिर ऐसे ही 15 सवालों के साथ जो अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक के लिए देख लेते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, बहुत सारे चैप्टर वाइज कंटेंट भी पड़े हैं हमारे वीडियोस पे, तो आप वहां से भी चीजों को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहना है, लगे रहना है और सेलेक्ट होना है। तो फिर मुलाकात होगी कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।